वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का 14 चैप्टर। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आवर्त एवं आवर्तकाल में विशेष संबंध को देखा था। अब आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं विस्थापन तथा आयाम के बारे में, डिस्प्लेसमेंट एंड एप्लीट्यूड के बारे में हम लोग जानते हैं। विस्थापन तथा आयाम किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हम लोग जानते हैं विस्थापन तथा आयाम के बारे में। विस्थापन तथा आयाम के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो इस बीच में हम लोग यहाँ से देखते हैं ये किस बेसिस पे होता है। विस्थापन तथा आयाम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो दोलन करती किसी वस्तु की किसी क्षण माध्य स्थिति से परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। माध्य स्थिति से परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। माध्य स्थिति से परिवर्तन को क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है। तो दोलन करती किसी वस्तु की किसी क्षण माध्य स्थिति से परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। माध्य स्थिति से परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तथा वस्तु के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। विस्थापन को प्रायः वाई तथा आयाम को ए या कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। एसआई पद्धति में विस्थापन तथा आयाम का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? बोलने से इसका मात्रक क्या होता है भाई? तो इसका मात्रक मीटर होता है। तो विस्थापन तथा आयाम के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, विस्थापन तथा किसके माध्यम से देखते हैं? आयाम के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? दोलन करती किसी वस्तु का किसी क्षण माध्य स्थिति से परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं तथा वस्तु के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। विस्थापन को प्रायः वाई तथा आयाम को ए या ए कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। और एसआई पद्धति में विस्थापन तथा आयाम का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो मीटर किसका मात्रक होता है? तो विस्थापन तथा आयाम का मात्रक होता है। किस पद्धति में होता है भाई? तो एसआई पद्धति में होता है। तो दोलन करती किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु है अगर वह दोलन करती हुई आती है, ठीक है, तो दोलन करती हुई किसी वस्तु का किसी क्षण माध्य स्थिति से परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। दोलन करती हुई किसी वस्तु का किसी क्षण माध्य स्थिति से परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। तो यहाँ पर वस्तु क्या कर रही है इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। वस्तु यहाँ पर क्या कर रही है इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर वस्तु देखिए क्या कर रही है? वस्तु दोलन करती हुई जा रही है। वस्तु क्या करती हुई जा रही है? दोलन करती हुई जा रही है। वस्तु क्या करते हुए जा रही है? तो दोलन करती हुई जा रही है। तो दोलन करती किसी वस्तु का किसी क्षण माध्य स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं तथा वस्तु के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। जबकि विस्थापन को प्रायः वाई से दर्शाया जाता है। विस्थापन को प्रायः वाई से दर्शाया जाता है तथा आयाम को स्मॉल ए या कैपिटल ए से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। और एसआई पद्धति में विस्थापन तथा आयाम का मात्रक क्या होता है? तो दोनों का मात्रक होता है मीटर। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं विस्थापन तथा आयाम के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं विस्थापन तथा आयाम के बारे में। विस्थापन तथा आयाम हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से विस्थापन तथा आयाम के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। विस्थापन तथा आयाम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, दोलन करती किसी वस्तु की, दोलन करती किसी वस्तु की, दोलन करती किसी वस्तु की किसी क्षण, किसी वस्तु का किसी क्षण, किसी वस्तु का किसी क्षण, ठीक है, किसी वस्तु का किसी क्षण, किसी वस्तु का किसी क्षण, किसी क्षण माध्य स्थिति से, किसी क्षण माध्य स्थिति से, किसी क्षण माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति से परिवर्तन को, माध्य स्थिति से परिवर्तन को, परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तथा वस्तु के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। आयाम कहा जाता है। विस्थापन को प्रायः
प्रायः y तथा आयाम को a या कैपिटल A से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। एसआई पद्धति में विस्थापन तथा आयाम का मात्रक आयाम का मात्रक मीटर होता है। तो ये हम लोग इस विस्थापन तथा किसके अंतराल में देख लिए, आयाम की दृष्टि से देख लिए, विस्थापन या आयाम की दृष्टि से ये दोनों चीज़ यहाँ पर आप लोगों की दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि दोलन करती किसी वस्तु का किसी क्षण माध्य स्थिति से परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं तथा वस्तु के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। विस्थापन को प्रायः y तथा आयाम को a या कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। एसआई पद्धति में विस्थापन तथा आयाम का मात्रक मीटर होता है। तो विस्थापन तथा आयाम के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, दोलन करती किसी वस्तु का किसी क्षण माध्य स्थिति से परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। क्या करती हुई, तो दोलन करती हुई। तो दोलन करती हुई किसी वस्तु का किसी क्षण माध्य स्थिति से परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं तथा वस्तु के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। विस्थापन को प्रायः y तथा आयाम को स्मॉल a या कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। एसआई पद्धति में विस्थापन तथा आयाम का मात्रक मीटर होता है। एसआई पद्धति में विस्थापन तथा आयाम का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो जब भी आप लोगों को पूछा जाता है कि विस्थापन तथा आयाम का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कि विस्थापन तथा आयाम का मात्रक मीटर होता है। तो किस पद्धति में आयाम तथा विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो एसआई पद्धति में होता है। एसआई पद्धति क्या होती है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम होती है। हमारे पास मापन की 4 पद्धतियाँ होती है जो कि आप लोग पढ़े हैं। और पहले मापन जब इकाई में पढ़े थे आप लोग सीजीएस पद्धति पढ़े थे। पहला आप लोग क्या पढ़े थे, सीजीएस पद्धति पढ़े थे। दूसरा आप लोग एमकेएस पद्धति पढ़े थे। तीसरा आप लोग पढ़े थे फुट पाउंड सेकेंड पद्धति पढ़े थे। और चौथा आप लोग पढ़े थे, चौथा जो पढ़े थे वो आप लोगों का एसआई पद्धति था। जो चौथा था आप लोगों का क्या था, एसआई पद्धति था। ठीक है, तो पहला सीजीएस पद्धति, दूसरा एमकेएस पद्धति, तीसरा एफपीएस पद्धति, चौथा एसआई पद्धति। ठीक है, तो 4 मापन की पद्धतियाँ पढ़े थे। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति और इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति, ये आप लोग पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या पढ़े थे, सेंटीमीटर, ये पढ़े थे आप लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसमें आप लोग पढ़े थे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति पढ़े थे। इसमें आप लोग क्या पढ़े थे, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति ये पढ़े थे। और इसमें पढ़े थे फुट पाउंड सेकेंड पद्धति पढ़े थे। इसमें पढ़े थे इंटरनेशनल सिस्टम, ये होता है आप लोगों का इंटरनेशनल सिस्टम, ये आप लोगों का क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो हमारे पास 4 पद्धतियाँ होती है। पहला सीजीएस पद्धति की बेस पे थी, दूसरा एमकेएस पद्धति में, तीसरा फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में, चौथा एसआई पद्धति में इंटरनेशनल सिस्टम के बेस पे होती है। तो यहाँ पर हम लोग जब इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, किसके बेस में, विस्थापन तथा आयाम के बेस में जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, विस्थापन तथा आयाम के बेस में जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो क्या होता है, दोलन करती किसी वस्तु का किसी क्षण माध्य स्थिति से परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं तथा वस्तु के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। विस्थापन को प्रायः y तथा आयाम को a या कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। एसआई पद्धति में विस्थापन तथा आयाम का मात्रक मीटर होता है। एसआई पद्धति में विस्थापन तथा इसका मात्रक क्या होता है, आयाम होता है। ठीक है, तो विस्थापन तथा आयाम का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो जब भी आप लोगों को पूछा जाता है कि मीटर किसका मात्रक होता है, तो मीटर आप लोगों को विस्थापन और आयाम का मात्रक होता है। किस पद्धति के अंतराल में होता है, तो एसआई पद्धति के अंतराल में होता है। और ये पूछा जाता है कि विस्थापन किसको बोलते हैं, तो दोलन करती किसी वस्तु का किसी क्षण माध्य स्थिति से परिवर्तन। कोई भी आप लोगों का इस तरीके से है जो कि दोलन कर रहे हैं उसकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य स्थिति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य स्थिति, या क्या बोलते हैं, साम्य स्थिति बोलते हैं। ये तो माध्य स्थिति बोला जाता है, या तो साम्य स्थिति बोला जाता है। उसके इस तरह से बाएं की तरफ जाता है, या तो फिर दाएं की तरफ, फिर बाएं की तरफ, या दाएं की तरफ, फिर दाएं की तरफ, या बाएं की तरफ, इस तरीके से मूवमेंट करते रहता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बोला गया है कि यदि
विस्थापन तथा आयाम दोलन करती किसी वस्तु का किसी क्षण माध्य स्थिति से परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं तथा वस्तु के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। विस्थापन को प्रायः वाई तथा आयाम को ए या कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। एसआई पद्धति में विस्थापन तथा आयाम का मात्रक मीटर होता है। तो दोलन करती किसी वस्तु का किसी क्षण माध्य स्थिति से परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं तथा वस्तु के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। विस्थापन को प्रायः वाई तथा आयाम को ए या कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। एसआई पद्धति में विस्थापन तथा आयाम का मात्रक मीटर होता है। तो जब भी आप लोगों को पूछा जाता है विस्थापन से रिलेटेड कोई भी चीज़ बताया जाता है या विस्थापन से रिलेटेड कोई भी चीज़ बताया जाता है, चाहे वह आयाम की दृष्टि से हो चाहे वह विस्थापन की दृष्टि से हो, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ से उस चीज़ को परिभाषित कर सकते हैं। आगे देखते हैं सरल आवर्त गति में इसकी विशेषताएं। सरल आवर्त गति क्या होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वास्तव में सरल गति किस प्रकार की होती है, उसकी विवेचना हम लोग किस तरीके से करते हैं, उसकी विशेषताएं किस तरीके से होती है। एक सरल आवर्त गति आवर्त गति के बेस पे किस तरीके से काम करती है, उसमें दोलनी गति किस प्रकार से होती है, उसमें लोलक किस तरीके से काम करता है, उसमें दोलन किस प्रकार से होता है, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से व्यवहार करते हैं। वास्तव में दोलन गति जो होती है वह आवर्त गति के अनुरूप ही क्यों होती है, इस बेस पे हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं और इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानने वाले हैं कि वास्तव में किस बेस पे होता है, किसके अकॉर्डिंग में होता है। इस सारे चीज़ों का यहाँ पर हम लोग निराकरण करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है उसी चीज़ को कि सरल आवर्त गति में इसकी विशेषताएं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड हिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को बताया गया है। देखिए कि जब सरल आवर्त गति एवं इसकी विशेषताएं के बेस पे यहाँ पर यही चीज़ को बताया गया है कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से, कोई भी वस्तु है भाई अपनी माध्य स्थिति से, इस माध्य स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य स्थिति बोलते हैं, या फिर इस चीज़ को क्या बोला जाता है, साम्य स्थिति बोला जाता है। या तो माध्य स्थिति बोला जाता है या क्या बोला जाता है भाई, साम्य स्थिति बोला जाता है। यह माध्य स्थिति या साम्य स्थिति से इस तरीके से आप लोगों के मूवमेंट कर रहा है, ये आप लोगों की इस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है भाई, ये इस तरीके से ना, यहाँ से देखिए। तो जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर, माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में आवर्ती गति, एक सरल रेखा में आवर्ती गति करती है। एक सरल रेखा में क्या गति करती है, आवर्ती गति करती है। यहाँ पर देखिए एक सरल रेखा में यहाँ पर आप लोगों की क्या गति कर रही भाई, आवर्ती गति कर रही है, आवर्ती गति कर रही है। तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। तो आप लोगों को जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग डेफिनेशन के बेस में यही लिखेंगे कि जब कोई, ठीक है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से, अपनी माध्य स्थिति से, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में आवर्त गति करती है, सरल रेखा में आवर्ती गति करती है, सरल रेखा में आवर्ती गति करती है। तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पूछा जाता है कि सरल आवर्त गति क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग यही बोलेंगे कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में आवर्ती गति करती है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में आवर्ती गति करती है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाता है कि सरल आवर्त गति क्या होती है, सरल आवर्त गति क्या है, तो आप लोग यही डेफिनेशन के बेस पे लिखेंगे कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में आवर्ती गति करती है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में आवर्ती गति करती है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति में कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में गति करती है, या तो इस साइड करेगा, लेफ्ट साइड करेगा, या राइट साइड करेगा, या फिर राइट साइड करेगा तो लेफ्ट साइड आएगा, लेफ्ट साइड तो राइट साइड, या राइट साइड तो लेफ्ट साइड, बायां पक्ष तो दायां पक्ष, वाम पक्ष तो दक्षिण पक्ष, LHS तो RHS, RHS तो LHS, इस तरीके से। तो जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में
आवर्ती गति करती है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति के बेस पे जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में आवर्ती गति करती है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। तो ये सरल आवर्त गति हो गई। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं पहला आवर्त काल के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु को एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है, आवर्त काल के बेस पे देखते हैं। टाइम पीरियड अब पीरियोडिक टाइम के बेस पे देखते हैं। पहला आवर्त काल के बेस पे देखते हैं सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु को। ठीक है, यहाँ से देखिए सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु को एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है, एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को आवर्त काल के बारे में पूछा जाता है भाई, तो आवर्त काल के बारे में आप लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन के बेस पे। तो आवर्त काल में जब भी आप लोगों को पूछा जाता है तो डेफिनेशन के बेस पे आप लोग यही चीज़ लिखेंगे कि सरल आवर्त गति करने वाले सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु को एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त किया जाता है। इसे टी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु को एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त किया जाता है। तो सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु को एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त किया जाता है। तो कोई भी सरल आवर्त करने वाली कोई भी वस्तु रहता है उसे एक पूर्ण दोलन करने में, ठीक है, सरल आवर्त गति करने वस्तु के एक पूर्ण दोलन करने में मान के चलो कि यहाँ से ए पॉइंट है और यहाँ से बी पॉइंट है, यहाँ से फिर से इस तरीके ए पर आने में जितना समय लगता है, वह आप लोगों का आवर्त काल टी कहलाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु को एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से दर्शाया जाता है या टी से व्यक्त किया जाता है या टी से अभिव्यक्त किया जाता है या टी से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला में टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टाइम के बेस पे हम लोगों ने आवर्त काल के बारे में जाना कि यहाँ पर सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु को एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त किया जाता है। सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु के एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त किया जाता है। सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु के एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त किया जाता है। सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु के पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से व्यक्त किया जाता है, टी से अभिव्यक्त किया जाता है या टी से दर्शाया जाता है या टी से हम लोग इसको जानते हैं, टी से इसको प्रकट किया जाता है। क्लियर। आगे का कंटेंट देखते हैं। दूसरा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बेस पे देखते हैं। फ्रीक्वेंसी के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर ये आता है सेकंड कंटेंट में, जिसको हम लोग यहाँ पर आवृत्ति के बेस में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी के बेस पे कि ये आप लोगों को आवृत्ति के बेस पे किस तरीके से होता है इस चीज़ को। तो यहाँ पर है कि सरल आवर्त गति करते, यहाँ पर देखिए सरल आवर्त गति करते किसी वस्तु द्वारा, सरल आवर्त गति करते किसी वस्तु द्वारा, देखिए यहाँ से सरल आवर्त गति करते किसी वस्तु द्वारा सरल आवर्त गति करते किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में पूर्ण करने वाले दोलनों की संख्या को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति
कहते हैं। सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू से दर्शाया जाता है, इसे न्यू से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो सरल आवर्त गति करते किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है सरल आवर्त गति करते हुए, सरल आवर्त गति करते किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में पूर्ण करने वाले दोलनों की संख्या को सरल आवर्त गति कहते हैं। मतलब सरल आवर्त गति की क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू से व्यक्त किया जाता है। तो जब भी आवृत्ति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो सरल आवर्त गति किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, सरल आवर्त गति करते किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में पूर्ण करने वाले दोलनों की संख्या को सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहते हैं। सरल आवर्त गति की क्या बोला जाता है? आवृत्ति। इसे न्यू से व्यक्त किया जाता है, इसे न्यू से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो जब भी आवृत्ति की बात होती है तो वह आवृत्ति आवर्तकाल से क्या होती है? रिलेटेड होती है, मतलब 1/, आवर्तकालीय होता है, ठीक है। तो आवर्तकाल का उल्टा क्या होता है? आवृत्ति होता है। तो आवृत्ति न्यू इक्वल टू 1/t होता है। और यहाँ से संबंध हम ये भी पता था, न्यू t इक्वल टू 1 भी होता है। इन दोनों का गुणनफल 1 के भी इक्वल होता है। क्लियर? तो जब भी आप लोग आवृत्ति के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि सरल आवर्त गति करते किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में पूर्ण करने वाले दोलनों की संख्या को सरल आवर्त गति कहते हैं। और यह सरल आवर्त गति की क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। इसके बाद साम्य स्थिति के बेस पे देखे थे, मीन पोजीशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि मीन पोजीशन के अंतराल में ये किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखे थे। तो मीन पोजीशन के बारे में जब हम लोग देखते हैं साम्य स्थिति के बारे में, तो ये इस तरीके से होता है कि साम्य स्थिति में यह वह बिंदु होता है जिसके दोनों ओर, यह वह बिंदु होता है जिसके दोनों ओर वस्तु सरल रेखा में आवृत्ति गति करती है। क्या गति करती है? सरल आवर्त गति करती है। यह वह बिंदु होता है जिसके दोनों ओर वस्तु सरल रेखा में क्या गति करती है? आवृत्ति गति करती है, ठीक है। तो यहाँ पर साम्य स्थिति के बेस में यहाँ पर इसी चीज़ को दिया गया है साम्य स्थिति के बेस में कि यह वह बिंदु होता है जिसके, यह वह बिंदु होता है जिसके दोनों ओर वस्तु सरल रेखा में आवृत्ति गति करता है, जिसके दोनों ओर में सरल रेखा क्या गति करता है? आवर्ती गति करता है। तो जब ये साम्य स्थिति के बेस पे होता है तो यह वह बिंदु होता है जिसके दोनों ओर वस्तु सरल रेखा में क्या करता है? आवृत्ति गति करता है। उसके बाद जब आयाम की दृष्टि से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो आयाम की दृष्टि से देखते हैं तो क्या होता है? सरल आवर्त गति करते वस्तु के साम्य स्थिति या माध्य स्थिति, सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु के साम्य स्थिति या फिर माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उसका क्या कहते हैं? आयाम, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो ये आप लोगों के आयाम का परिभाषा के बेस पे आ जाएगा भाई कि सरल आवर्त गति करते हुए, ठीक है। सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु के साम्य स्थिति या माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उसका आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु के साम्य स्थिति या माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उसका आयाम कहते हैं। तो आयाम को स्मॉल a या फिर कैपिटल A से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु के साम्य स्थिति या माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उसका आयाम कहते हैं। आयाम को स्मॉल ये या
कैपिटल ए से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल ए या कैपिटल ए से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो आयाम की दृष्टि से जब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो सरल आवर्त गति करते वस्तु के साम्य स्थिति या माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उसका आयाम कहते हैं। सरल आवर्त गति करते वस्तु के साम्य स्थिति या माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उसका आयाम कहते हैं। आयाम को स्मॉल ए या कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। आयाम को स्मॉल ए या कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं को देखते हैं। वास्तव में सरल आवर्त गति की विशेषताएं किस तरीके से होती है या इसके बेस पे किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो ये है सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति की विशेषताएं को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर है सरल आवर्त गति में निम्न विशेषताएं होती है। सरल आवर्त गति में निम्न विशेषताएं होती है। सरल आवर्त गति में निम्न विशेषताएं होती है। तो पहला देखते हैं सरल आवर्त गति में क्या विशेषताएं होती है। यह गति आवर्ती होती है। यह गति क्या होती है, आवर्ती होती है। तो सरल आवर्त गति क्या होती है, आवर्ती गति होती है। आवर्ती गति का मतलब यह है कि ये बार बार रिपीट मोशन में होता है, मतलब बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो पहला जब भी आप लोगों को पूछा जाता है तो क्या होती है कि यह गति क्या होती है, आवृत्ति गति होती है। यह गति आवर्ती गति होती है, आवर्ती गति होती है। क्लियर। यह गति क्या होती है बोलने से, यह गति आवर्ती गति होती है। इस तरीके से बार बार रिपीट मोशन में इस तरीके से ये चलते रहता है। इस तरीके से ये बार बार मेथड के वाइज में इस तरीके से मूवमेंट होते रहता है। ये भी इस तरीके से मूवमेंट होते रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के किस गति के बेस पे होता है, तो आवर्ती गति के बेस पे होता है। आवर्ती गति के बेस पे ये आप लोगों के आवर्ती गति के बेस पे इस तरीके से होगा भाई ये। ठीक है, ये आप लोगों के आवर्ती गति के बेस पे इस तरीके से होगा। क्लियर। तो इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, यह गति आवर्ती गति के बेस पे होती है। यह गति किसके बेस पे होती है, तो आवर्ती गति के बेस पे होती है। यह गति आप लोगों की आवर्ती गति के बेस पे होती है। और इस गति में वस्तु और दूसरा देखते हैं, और दूसरा कंटेंट हम लोग इस तरीके से देखते हैं। दूसरा कंटेंट के बेस पे देखते हैं कि इस गति में वस्तु एक सरल रेखा के, इस गति में वस्तु एक सरल रेखा के, इस गति में वस्तु एक सरल रेखा के, इस गति में वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश माध्य स्थिति में, सरल रेखा के अनुदिश माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है। माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है। माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करती है, गति करती है। यह माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करती है, गति करती है। ठीक है, तो सरल आवर्त गति की विशेषताएं के बेस पे जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो सरल आवर्त गति के बेस पे जब यहाँ पर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि सरल आवर्त गति में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। यह गति आवर्ती गति होती है। इस गति में वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है। माध्य स्थिति के क्या करती है, दोनों ओर गति करती है। वस्तु में लगने वाला त्वरण, वस्तु में लगने वाला त्वरण, यहाँ से देखिए, वस्तु में लगने वाला त्वरण, वस्तु में लगने वाला त्वरण उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो सरल आवर्त गति में जब विशेषताएं को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये होती है कि यह गति आवर्ती गति होती है। इस गति में वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है। और यह वस्तु में लगने वाला त्वरण, वस्तु में लगने वाला त्वरण और उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके विस्थापन की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो वस्तु में लगने वाला त्वरण उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है। वस्तु में लगने वाला त्वरण उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है। और वस्तु में लगने वाला त्वरण उसकी माध्य स्थिति के विस्थापन की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और चौथा कंटेंट में जब हम लोग इसको देखते हैं तो चौथा कंटेंट के माध्यम से देखते हैं तो वस्तु पर लगने वाले त्वरण की दिशा, वस्तु पर लगने वाले त्वरण की दिशा, वस्तु पर लगने वाले त्वरण की दिशा सदैव, वस्तु पर लगने वाले त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है। किसकी स्थिति की ओर होती है, माध्य स्थिति की ओर होती है। किसकी स्थिति की ओर होती है,
तो वह माध्य स्थिति की ओर होती है। तो यहाँ पर जब भी आप लोगों को यह पूछा जाता है कि सरल आवर्त गति क्या होती है, उसके विशेषताएं बताइए बोल के, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सरल आवर्त गति में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला क्या होती है, यह गति आवर्ती गति होती है। यह गति क्या होती है, आवर्ती गति होती है। दूसरा, इस गति में वस्तु सरल रेखा के अनुदिश माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है। तीसरा, वस्तु में लगने वाला त्वरण उसके माध्य स्थिति से विस्थापन के क्या होती है, अनुक्रमणपाती होती है। चौथा, वस्तु पर लगने वाले त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है। वस्तु पर लगने वाला त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है, और वस्तु पर लगने वाला त्वरण उसकी माध्य स्थिति के विस्थापन की क्या होती है, अनुक्रमणपाती होती है, उसके प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग होती है। इस गति में वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती हुई नजर आती है, और यह गति आवर्ती गति के बेस पे होती है। तो सरल आवर्त गति को 4 नंबर के क्वेश्चन आता है कि इसकी विशेषताएं लिखिए बोल के, तो 4 नंबर के बेस पे जब आएगा तो आप लोग इसको लाइन टू लाइन पॉइंट के हिसाब से इस तरीके से लिखोगे कि यह गति आवर्ती गति होती है, और यह गति वस्तु की एक सरल रेखा के अनुदिश माध्य स्थिति के बेस पे होती है, और